नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, हिंदी की बेहतरीन कविता, हिंदी के बेहतरीन कवियों की जो श्रृंखला जनपक्ष पर जारी है, उसमें आज बात एक ऐसे कवि की जो आया तो बिल्कुल अपनी बौद्धिक मेधा से हिंदी के आसमान पे छा सा गया। मुझे लगता है कि धूमिल के एक धूमकेतु की तरफ प्रकट होने से जो हंगामा हुआ होगा, रघुवीर सहाय की कविता ने जो अनुगूंज अपने समय पैदा की होगी, मंगलेश डबराल ने अपनी प्रतीकात्मकता से, अपने रूपकों से पहाड़ों से मैदानों तक की यातनाओं को दर्ज करते हुए अपनी कविता से जो एक माहौल बनाया होगा, कुछ उतना ही मौलिक, उतना ही रचनात्मक, उतना ही उत्तेजक माहौल देवी प्रसाद मिश्र की कविताओं ने बनाया जब हिंदी के संसार ने उनको पहली बार पढ़ा। ये 80 का दशक था जब उनकी कविता प्रार्थना के शिल्प में नहीं, पर उनको भारत भूषण अग्रवाल स्मृति सम्मान मिला। इस नाम से उनका संग्रह भी आया और ये कविता अपने शिल्प, अपने कथ्य की संक्षिप्तता में काफ़ी कुछ कह जाती थी। छोटी सी कविता है, मैं शुरुआत इससे करता हूँ, बाद में उनकी कविता के बारे में कुछ और बातें करना चाहूँगा। कविता में वो कहते हैं, इंद्र आप यहाँ से जाएं तो पानी बरसे, मारुत आप यहाँ से कूच करें तो हवा चले, बृहस्पति आप यहाँ से हटें तो बुद्धि कुछ काम करना शुरू करे, अदिति आप यहाँ से चलें तो कुछ ढंग की संततियाँ जन्म लें, रुद्र आप यहाँ से दफा हों तो कुछ क्रोध आना शुरू हो, देवी देवताओं हम आपसे जो कुछ कह रहे हैं प्रार्थना के शिल्प में नहीं। ऐसी बहुत सारी कविताएं हमने पहले भी पढ़ी हैं जो देवी देवताओं को प्रार्थना के शिल्प में संबोधित नहीं हैं, लेकिन तमाम देवताओं से ये आह्वान की दरअसल वो जो आश्वासन दे रहे हैं वो कोरे हैं, वो जाएं तो विवेक कुछ काम करना शुरू करे। इतनी स्पष्टता से देवी प्रसाद मिश्र के यहाँ ही मुझे लगता है कि संभव था। तो ये जो कविता है, असल में इस कविता के बहाने मैं देवी प्रसाद मिश्र की कुछ और कविताओं और उनकी कविता प्रवृत्ति पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, अमूमन कविता जो है संवेदनाओं से, भावनाओं से बनती है। देवी प्रसाद मिश्र मुझे दूसरी तरफ बहुत गहरी चौकस बौद्धिकता के कवि लगते हैं, जैसे रघुवीर सहाय थे। लेकिन रघुवीर सहाय की जो बौद्धिकता थी वो अंदर अंदर विचार करती हुई शब्दों के साथ उस तरह का खेल नहीं करती थी जैसा देवी प्रसाद मिश्र संभव कर देते हैं। इसके अलावा देवी प्रसाद मिश्र संवेदना को बिल्कुल नियंत्रित रखते हैं। भावनाओं की कोई बेल अतिरिक्त, कोई डाली अतिरिक्त वो बनने नहीं देते, उसको काट छांट देते हैं। वो हमारे समय के राजनीतिक यथार्थ को पहचानते हैं। हुक्मरानों के बारे में उनकी कई कविताएं हैं। फासिस्टों के बारे में, फासिज्म की हम बात करते हैं, फासिज्म के अहंकार और फासिज्म के विनम्रता, दिखाऊ विनम्रता, दोनों को किस तरह रखते हैं। देखिए, उनकी कविता है फासिस्ट। मैंने एक आदमी से कहा कि आप फासिस्ट हैं, तो उसने कहा कि वह तो मनुष्य है। मैंने उस आदमी से कहा कि आप फासिस्ट हैं, उसने कहा कि वह शाकाहारी है। मैंने उस आदमी से फिर कहा कि आप फासिस्ट हैं, तो उसने कहा कि उसके पास आधार कार्ड है। मैंने कहा कि आप कुछ कीजिए, आप फासिस्ट हैं, तो उसने कहा कि उसके पास 70% के अल्पमत की तुलना में 30% का बहुमत है। मैंने कहा कि आप फासिस्ट हैं, तो उसने कहा कि असहिष्णुता की शिकायत करने वाला शाहरुख खान जैसा महानायक तक गा रहा है कि रंग दे मुझे रे गेरुआ। मैंने कहा कि आप फासिस्ट हैं, तो उसने कहा कि हाँ, जो अब है, जो हैं जो अब हैं तो हम ही हैं। तो ये जो विनम्रता से अहंकार और बीच में पाखंड तक की मुद्रा है फासिज्म की, उसको शायद इस सहजता से कोई दूसरा कवि नहीं पकड़ पाता। मैं नहीं कह रहा हूँ,
लेकिन देवी प्रसाद मिश्र अपने ढंग से पकड़ते हैं। शिल्प की बहुत सारी छटाएं उनके पास हैं, प्रयोग की बीहड़ता उनके पास है। देखिए, गजल के फॉर्म में उन्होंने वेमुला, मैं वेमुला हूं, ये कविता एक लिखी थी। वो कैसे लिखी थी? ये मेरा देश है, लगता क्यों किसी और का है। ये अगर लोकतंत्र है तो किस दौर का है। मैं अंधेरे में ही रहने की आदत डालूं या बदलूं। मैं जानता हूं, जानते हो गुरूर जोर का है। हमको कुछ हक यहाँ पे थे हासिल, अब न हूं। ये मामला नहीं दो रोटियों कुछ कौर का है। तू मुझे जान ले, पहचान ले मेरा बाजू। तू बता तू कहाँ, किसकी तरफ किस ओर का है। अब तो मेरी आजादी सादी सी देशद्रोह। मेरा मन भी मगर कोहराम और शोर का है। मैं भी अपमान से जी लूं कि क्यों मिट जाऊं। मैं वेमुला हूं, मुझे इंतजार भोर का है। मैंने कहा था वेमुला को लेकर बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं। मैंने भी रोहित वेमुला पे कविताएं लिखी हैं, लेकिन देवी प्रसाद मिश्र बहुत संक्षेप में एक ऐसी कविता लिख जाते हैं जो फिर हम सब एक बड़े अर्थ उसके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देवी जी की ये खासियत, ये खूबी उनकी बाकी कविताओं में भी दिखाई पड़ती है। इतिहास की उनकी व्याख्याएं वो बिल्कुल बिहड़ हो उठती हैं। शायद कविताएं लिखनी चाहिए कि उनकी कविता मैं ये सुनाना चाहता हूँ भाषा के प्रति, विरासत के प्रति। वो कहते हैं, जैसा कि कवि कहता है कि मातृभाषा में ही लिखी जा सकती है कविता, तो मातृभाषा को याद रखने के लिए लिखी जानी चाहिए कविता। और इसलिए भी कि समझ धुंधली न हो कि पिता पहला तानाशाह होते हैं, और जैसा कि मैं कह गया हूं, मैं पहला कम्युनिस्ट, पड़ोसियों ने फासिस्ट न होने की गारंटी कभी न दी। तो ये लंबी कविता है, मैं पूरी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मातृभाषा में कविता लिखने का ये ख्याल जो है वो कुछ दिलचस्प ढंग से एक बात कहता है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। बर्बरता का समान वितरण, एक कविता उनकी, देखिए विद्रूप और विडंबना को किस तरह देवी पकड़ते हैं। बर्बरता का समान वितरण, और बर्बरता के कितने अर्थ इस कविता में खुलते हैं, ये भी देखने की बात है। राज्य संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप आय का समान वितरण न कर सका तो उसने क्रूरता का समान वितरण कर दिया। जो मुझे सड़क पर मारने आता है वह कुछ वैसा ही बर्बर है, जो मुझे नहीं बचाता वह अधिक बर्बर है। मेरे पास वहां से निकल भागने की कातर हिंसा है, मैं उसका इस्तेमाल शायद अपनी स्त्री के विरुद्ध करूंगा। पारस्परिक क्रूरता की यह बहुत लंबी रात है, जहां नागरिकता नहीं, राज्य का कोई तिलिस्मी स्थापत्य सुरक्षित है। तो ये जो चीज है बर्बरता को ठीक से पहचानने की, हमारे भीतर भी एक हिंसा बसी हुई है, इसको देखने की। एक कविता जो बहुत चर्चित हुई देवी प्रसाद मिश्र की, मुसलमान, इस कविता को लेकर विवाद हुए, कहा गया कि ये मुस्लिम विरोधी कविता है। हालांकि पूरी पढ़ंत में मुझे लगता है कि देवी प्रसाद मिश्र, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ, वो अपना बचाव मुझसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस कविता को पढ़े बिना हमारी बात देवी जी को लेकर पूरी नहीं होगी। तो इस कविता के वो हिस्से जो मुझे लगता है जहां हम दोनों तरह की बातें देखते हैं। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं कि वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे, हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास
बड़ी बड़ी कहानियां थीं, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून से घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। मुझे लगता है कि ये जो पंक्ति है, शायद इस पे कई लोगों को एतराज हो, क्योंकि जो छवि एक बनाई गई आक्रांता, आक्रमणकारी इस्लाम की, कहीं ये पंक्ति उस ओर इशारा करती है। लेकिन क्या ये उस छवि की ओर इशारा नहीं करती जो बनाई गई और जिसकी ओर कवि ध्यान खींच रहा है? क्योंकि आगे वो कहता है और बड़ी खूबसूरती से कहता है, वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थीं हू बहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थीं। वे मुसलमान थे, बीच की पंक्तियां मैंने कुछ छोड़ी हैं। वे मुसलमान थे, वे न होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद न होता, मेहराबें न होती, गुंबद न होता, शबाना मीर मखदूम मोमिन न होते, शबाना न होती। वे न होते तो महाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता। वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर न होता। वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता। मुसलमान न होते तो 1857 न होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। फिर आता है इसके बाद जिक्र कि उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते थे। वे इमरान खान के बारे में सोचते थे और डरते थे। विभाजन ने जो दिलों को, जो मानसिकताओं को विभाजित किया है, कविता का हल्का इशारा उस ओर भी है। आप इस कविता के विवाद में, मैं इसको सुनाना ज़रूरी मानता था, क्योंकि इस कविता के बिना देवी के काव्य विमर्श को, उनके इतिहास बोध को, उसके, क्योंकि इतिहास में हर तरह की चीज़ें होती हैं, आक्रमण भी है, मेल मिलाप भी है, दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है, दगा भी है, बलिदान भी है। हम क्या चुनते हैं, कब चुनते हैं, इस पे निर्भर करता है कि हम चुनना क्या चाहते हैं। खैर, मैंने कहा था कि देवी एक बीहड़ प्रयोग करता है अपनी कविताओं में। एक कविता उन्होंने लिखी, लंबी कविताएं और भी लिखी, हजरत निजामुद्दीन पे उनकी कविता बहुत लंबी और पठनीय है। जिधर कुछ नहीं नाम से एक बहुत लंबी कविता उन्होंने लिखी, लगभग एक पूरी किताब बराबर। यह महाकाव्यात्मक उदात्तता जो छंदोबद्ध पुरानी महलों वाले स्थापत्य वाली कविताएं होती थी वहाँ मिलती थी। लेकिन एक कवि जो बिल्कुल नई कविता के, नवीनतम कविता के मॉडल में लिखता है, वो एक नई तरह का महाकाव्य लिख डालने का जोखिम मोल लेता है। और एक ऐसे समय में जब भाषा और कविता दोनों को बेमानी, व्यर्थ बनाने के उपक्रम चल रहे हों और कवि उनको पहचानता भी हो, क्योंकि कविता शुरू ही होती है। यह बहुत लंबी कविता जो मैंने बताया पूरे किताब बराबर है, करीब 90 पृष्ठों को टच करती हुई वो शुरू होती है। देखिए कहाँ से। भाषा जब टोल और सर्वानुमति के दो ध्रुवांतों में नष्ट हो रही थी, वृत्तांतों के उजाड़ में एक और बोली खोजने का बियाबान था मैं। दोस्तों, इस कविता को पढ़ देने का आग्रह की इच्छा बहुत है, लेकिन इच्छाओं पे नियंत्रण रखना पड़ता है। कवि ने बहुत संयम से बहुत सारी बातें की हैं, ये उसका सम्मान भी है। तो हमने एक ऐसे कवि को पढ़ा जो बहुत चौकस बौद्धिकता के साथ हमें आमंत्रित करता है कि इतिहास पे विचार करें, वर्तमान पे विचार करें, सत्ता के छल को पहचानें, अपने भीतर की बर्बरता को भी पहचानें, अपने भीतर की मनुष्यता को भी। आगे ये बातचीत चलती रहेगी। फिलहाल धन्यवाद।